हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विथ जावेद सर में। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 21 दिसंबर 2024 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो पहले हम लोग पिछले दिन यानी 20 दिसंबर के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, दिसंबर 2024 में मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब किसने जीता है? तो कैटलीन सैंड्रा नील ने दिसंबर 2024 में मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब जीता है। हाल ही में बुल्गारिया में भारत के अगले राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? तो अरुण कुमार साहू यह अभी हाल ही में बुल्गारिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त हुए हैं। हाल ही में श्रीलंकाई संसद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो जगत विक्रमारत्ने को श्रीलंकाई संसद के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। 100वां तानसेन संगीत महोत्सव मध्य प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया गया? तो यह मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में इसको आयोजित किया गया। गुजरात के कच्छ में स्थापित मरुस्थलीय पर्यटन सर्किट का क्या नाम है? तो कच्छ मरुस्थल सर्किट यह गुजरात के मरुस्थलीय पर्यटन सर्किट का नाम है। उत्तराखंड में आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का शुभंकर क्या है? तो मौली यह उत्तराखंड में आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का शुभंकर है। किसने राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में 25 मीटर महिला पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता है? तो इसे रिया श्रेष्ठ हत्ते ने जीता है। हाल ही में दमन द्वीप मुक्ति दिवस कब मनाया गया है? तो यह 19 दिसंबर को यह दिवस मनाया गया है। और हाल ही में गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया है? तो यह दिवस भी 19 दिसंबर को ही मनाया गया है। अब चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आज के सेशन को कवर कर लेते हैं, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो इसका सही विकल्प है बी, यानी गगन गिल को अभी हाल ही में हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया। आइए डिटेल में जान लेते हैं। तो वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 की घोषणा कर दी गई है और 2024 में ये पुरस्कार देश भर में 21 भाषाओं के लिए दिए गए हैं। और फिर बांग्ला, डोगरी और उर्दू में पुरस्कारों की घोषणा अभी नहीं की गई, इसकी घोषणा बाद में की जाएगी। और यह पुरस्कार कब दिया जाएगा फिर? तो यह पुरस्कार 8 मार्च सन 2025 को लेखक को दिया जाएगा। हिंदी भाषा में यह पुरस्कार किसको दिया गया है? तो गगन गिल को दिया गया है। और किस उपन्यास के लिए दिया गया है? तो मैं जब तक बाहर आई उपन्यास के लिए इनको हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। और बात करें अंग्रेजी भाषा में किसको दिया गया है? तो स्टीवन कीरे को दिया गया है। किस उपन्यास के लिए दिया गया है? तो स्पिरिट नाइट उपन्यास के लिए इनको दिया गया है। और बात करें फिर साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो 1954 ईस्वी में हुई थी। और फ्रेंड्स यह भी जानते रहिए, यह पुरस्कार पहली बार 1955 ईस्वी में वितरित किया गया था। और साहित्य अकादमी पुरस्कार यह 24 भाषाओं में दिया जाता है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और साहित्य अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष माधव कौशिक हैं। अगला प्रश्न है, गुजरात राज्य में सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव कौन सा बना है? तो इसका सही विकल्प है ए, यानी मसाली गांव सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव बना है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। तो गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में स्थित मशाली गांव सौर ऊर्जा से चलने वाला यह देश का पहला सीमावर्ती गांव बन गया है। और फ्रेंड्स गुजरात का मशाली गांव यह पाकिस्तान सीमा से 40 किलोमीटर दूर स्थित है और इस गांव की आबादी महज 800 है। यह गांव अब अपनी 100% बिजली सौर ऊर्जा से पैदा करता है, जिसकी 199 छतों पर सौर पैनल लगे हैं।
और बात करें सौर परियोजना की लागत की तो 1,16,00,000 रुपए है और कुल उत्पादित बिजली 225.5 किलो वाट है। अच्छा फ्रेंड्स, दुनिया के पहले महिला बस डिपो सखी डिपो का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में हुआ। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो गुजरात है। भारत का पहला डायबिटीज बायोबैंक कहाँ पर स्थापित किया गया? तो चेन्नई में स्थापित किया गया। आपदा प्रबंधन बीमा लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो नागालैंड है। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण कहाँ पर किया गया? तो सऊदी अरब में किया गया। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत कहाँ हुई? तो कोलकाता में हुई। भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो उड़ीसा के। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ पर हुई? तो बेंगलुरु में हुई। भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो हरियाणा के सोनीपत में किया गया। ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला पहला राज्य कौन है? तो बिहार है। भारत का पहला 24x7 अनाज एटीएम लॉन्च करने वाला राज्य कौन है? तो उड़ीसा है। और बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो सुमन कुमारी बनी है। और भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहाँ पर खोला गया है? तो नई दिल्ली में खोला गया है। अच्छा फ्रेंड्स, क्वेश्चन का टाइप हमारा गुजरात राज्य से रिलेटेड था, तो हम लोग गुजरात राज्य के बारे में भी जान लेते हैं। तो बात करें गुजरात की स्थापना कब हुई थी? 1 मई सन 1960 को हुई थी। और गुजरात की राजधानी कहाँ है? तो गांधीनगर है। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेंद्र भाई पटेल हैं। गुजरात के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो आचार्य देवव्रत हैं। और कुछ गुजरात से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का रिवाइज भी कर लेते हैं। तो गरबा को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के साडद में एक नए सेमीकंडक्टर सेंटर को मंजूरी दी है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में सूरत शहर शीर्ष पर रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत में जल संचय जन भागीदारी कार्यक्रम का शुभारंभ किया। और ये फ्रेंड्स गुजरात राज्य का मैप। अगला प्रश्न है, स्लोवेनिया में फाइड विश्व अंडर 18 युवा रैपिड और ब्लिट्ज शतरंज दोनों का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही विकल्प है ए, यानी प्रणव वेंकटेश ने जीता है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। तो चेन्नई के ग्रैंड मास्टर प्रणव वेंकटेश ने स्लोवेनिया में फाइड वर्ल्ड अंडर 18 यूथ रैपिड और ब्लिट्ज दोनों का खिताब जीतकर इन्होंने इतिहास रच दिया है। और रैपिड श्रेणी में बात करें फ्रेंड्स, तो प्रणव वेंकटेश ने स्वर्ण पदक जीता है। और वहीं रूस के एलेक्जेंडर ने रजत पदक जीता है। और यूक्रेन के रोमन पीरी ने कांस्य पदक जीता है। और ब्लिट्ज श्रेणी में बात करें तो प्रणव ने स्वर्ण पदक जीता है। और रूस के दिमित्री मोशलोव ने रजत पदक जीता है। और रूस के ही क्रिपाचेंको ने कांस्य पदक जीता है। अच्छा फ्रेंड्स, हम लोग फाइट के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 20 जुलाई सन 1924 ईस्वी में हुई थी। और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लॉजेन में स्थित है। और बात करें इसके वर्तमान अध्यक्ष की, तो आर्कदी द्वोकोविच इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। और उपाध्यक्ष कौन है? तो विश्वनाथन आनंद है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिकी नौसेना के प्रतिष्ठित लोक सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही विकल्प है बी, यानी टॉम क्रूज को अभी हाल ही में अमेरिकी नौसेना के प्रतिष्ठित लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आइए डिटेल में जान लेते हैं। तो हॉलीवुड स्टार टॉम क्रूज को अमेरिकी नौसेना के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रतिष्ठित लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और फ्रेंड्स, टॉम क्रूज को यह सम्मान सरे के चर्ची में लॉन्ग क्रॉस स्टूडियो में दिया गया। और फ्रेंड्स, टॉम क्रूज ने लगभग 4 दशकों तक नौसेना और मरीन कॉर्प्स के साथ एक मजबूत संबंध बनाए रखा है। उन्होंने सैन्य कर्मियों द्वारा किए गए बलिदानों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए लगातार अपने मंच का उपयोग किया है। और फ्रेंड्स, वर्तमान में टॉम क्रूज मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग पर काम कर रहे हैं, जो मई 2025 में रिलीज होने वाली है। और यह आगामी फिल्म एक्शन सिनेमा में उनकी विरासत को जारी रखती है, साथ ही सैन्य कथाओं से उनके संबंधों को मजबूत करती है। और बात करें लॉन्ग क्रॉस फिल्म स्टूडियो की, तो यह चेल्सी सरे में स्थित लॉन्ग क्रॉस फिल्म स्टूडियो एक प्रमुख फिल्मांकन स्थान है। यह विभिन्न प्रस्तुतियों की मेजबानी करता है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में वीरेंद्र सिंह यादव को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी किर्गिस्तान में अभी हाल ही में वीरेंद्र सिंह यादव को भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। आइए डिटेल में जान लेते हैं। तो वीरेंद्र सिंह यादव को किर्गिस्तान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। और फ्रेंड्स, वीरेंद्र सिंह यह 1997 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। और विदेश मंत्रालय के अनुसार 1991 में किर्गिस्तान की स्वतंत्रता के बाद भारत उनके साथ राजनीतिक संबंध स्थापित करने वाला पहला देश था। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग जो अन्य देशों में राजदूत और उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं उन सभी का हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ता मेहता को फिजी में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। अभय कुमार को जॉर्जिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। अरुण कुमार साहू को अभी हाल ही में बुल्गारिया में राजदूत नियुक्त किया गया। श्री बाला सुब्रमण्यम को मालदीव में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। अनुराग श्रीवास्तव को मॉरिशस में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। और बी वरनाल वन्ना को कंबोडिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। कुमार तुहिन को नीदरलैंड में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। दिनेश भाटिया को ब्राजील में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। और डॉक्टर नीना मल्होत्रा को स्वीडन में भारत की एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। और स्वाति विजय कुलकर्णी को अल्जीरिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। और ओम प्रकाश मीना को अभी हाल ही में बुर्किना फासो में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प है ए, यानी राम मोहन राव अमारा को अभी हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। तो राम मोहन राव अमारा को भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। और उनकी नियुक्ति को भारत सरकार की कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 3 वर्षीय कार्यकाल के लिए मंजूरी दी है। और फ्रेंड्स, श्री चल्ला श्रीनिवासनु शेट्टी के बैंक के चेयरमैन यानी अध्यक्ष बनने के बाद यह पद खाली हो गया था। और अब राम मोहन राव अमारा को बैंक का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने हाल ही में कहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी अभी हाल ही में भारतीय सेना ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। तो भारतीय सेना ने बेंगलुरु में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया है, जो सेना की अपने संचालन में उन्नत तकनीकों को एकीकृत करने के लिए प्रतिबद्धता पर जोर देता है। और बात करें फ्रेंड्स इस केंद्र की उद्देश्य की, तो इसका प्राथमिक लक्ष्य भारतीय सेना की परिचालन दक्षता में सुधार करना और उसे नया रूप देना है। और आधुनिक सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने वाले एआई समाधान को तैयार करना है। और सेना के भीतर तकनीकी उन्नति की संस्कृति को प्रोत्साहित करना भी इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस यह हर साल 20 दिसंबर को मनाया जाता है। और यह दिन देशों को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करने के लिए प्रेरित करता है। और इस दिन की उद्देश्य की बात करें तो विश्व अनावरण से विश्व एकता के महत्व पर जोर देना, राष्ट्रों और लोगों को शांति, न्याय और सतत विकास के लिए एकजुटता के लिए प्रस्ताव देना इस दिवस का उद्देश्य है। और बात करें इस दिवस को मनाने की घोषणा कब हुई थी, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 दिसंबर 2005 को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी। अच्छा फ्रेंड्स, दिसंबर 2024 में अब तक जितने भी दिवस मनाए गए हैं उन सभी दिवसों के साथ हम लोग थीम को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो विश्व एड्स दिवस यह 1 दिसंबर को मनाया गया। और इसका विषय या थीम क्या रहा,
तो सही रास्ता अपनाएं, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, यह इस दिवस की थीम रही। और 1 दिसंबर 2024 को ही सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ का 60वां स्थापना दिवस मनाया गया। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया। 2 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाया गया। 2 दिसंबर को ही राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में मनाया गया। और विषय की बात करें तो स्वच्छ वायु, हरित पृथ्वी, सतत जीवन की ओर एक कदम, यह इस वर्ष इस दिवस की थीम रही। और 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया गया। और विषय या थीम की बात करें तो एक समावेशी और टिकाऊ भविष्य के लिए विकलांग व्यक्तियों के नेतृत्व को बढ़ावा देना, यह इस वर्ष इस दिवस की थीम थी। और 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया। और थीम क्या रही तो नवाचार और स्वदेशीकरण के माध्यम से ताकत और शक्ति, यह थीम थी। और 4 दिसंबर को विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस मनाया गया। 4 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस मनाया गया। 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया गया। और थीम क्या थी तो विविध स्वयंसेवक मजबूत समुदाय, यह इस वर्ष की थीम थी। 5 दिसंबर को ही विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया गया। और थीम क्या थी तो मिट्टी की देखभाल, मापे, निगरानी करे, प्रबंधन करे, यह इस वर्ष इस दिवस की थीम रही। 7 दिसंबर को भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया। 8 दिसंबर को बोधि दिवस के रूप में मनाया गया। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस मनाया गया। और थीम क्या थी तो भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं के लिए एकजुट होना, कल की अखंडता को आकार देना, यह इस वर्ष की थीम थी। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नरसंहार पीड़ित स्मरण और रोकथाम दिवस के रूप में मनाया गया। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया गया। और थीम क्या थी तो हमारे अधिकार हमारा भविष्य अभी, यह इस वर्ष की थीम थी। और 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया गया। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस के रूप में मनाया गया। 14 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया गया। और इस दिवस की थीम की बात करें तो अस्थायित्व को बढ़ावा देना, प्रत्येक वाट मायने रखता है, यह इस वर्ष इस दिवस की थीम थी। और 16 दिसंबर को विश्व विजय दिवस मनाया गया। 17 दिसंबर को पेंशनर दिवस के रूप में मनाया गया। 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया गया। और 18 दिसंबर को ही विश्व अल्पसंख्यक दिवस अधिकार दिवस के रूप में मनाया गया। और 19 दिसंबर को गोवा, दमन और दीप मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। तो फ्रेंड्स, इसी प्रश्न के साथ ही ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।